Good morning everyone. In last video we will study about the topic of Newton third law of motion. Today we will discuss the topic of law of conservation of linear momentum. Very important topic. Law of conservation of linear momentum. Linear momentum. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कई बार ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार ये पेपर्स के अंदर आया हुआ है. आपकी एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो देखो हम लोग स्टेट एंड एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. क्या स्टेटमेंट दी हुई है. स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज, व्हेन two or more than two bodies interact. interact का मतलब होता है कोलाइड with each other then the vector sum of their linear momentum remains constant. linear momentum remains constant. उनका जो लीनियर मोमेंटम का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एंड इज not affected by their mutual action and reaction. उनके एक्शन और रिएक्शन से वो चीज कभी भी जो है अफेक्टेड नहीं होती है. सिर्फ ओनली कंडीशन क्या है, दी ओनली कंडीशन that no unbalanced external force is applying on the bodies. उन बॉडीज के ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए. ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन टू और मोर देन टू बॉडीज, दो या दो से ज्यादा बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही है या कोलाइड हो रही है, तो कोलाइड होने पर उनके जो मोमेंटम का जो सम है, वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम और जो दोनों बॉडीज का, और वो किसके बराबर आएगा. इनिशियल जैसे दो बॉडी है, पहली बॉडी के इनिशियल मोमेंटम का सम, दूसरी बॉडी के इनिशियल मोमेंटम का सम, वो किसके बराबर आएगा, फाइनल दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम का सम है उसके इक्वल आएगा. और ये कभी भी याद रखना, उनके एक्शन और रिएक्शन से, म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन से कभी सोचे कि बराबर होता है, उससे उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि बाहर से कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं. EXPLAINATION एक्सप्लेनेशन. हम लोग क्या करते हैं, हम दो बॉडीज मान लेते हैं. एक बॉडी को नाम दे देते हैं. देखो मैं आपको दो बॉडीज बना के दिखा रहा हूं. एक बॉडी मैंने मान ली ये, ठीक है, और एक बॉडी मान ली मैंने ये. एक बॉडी को नाम दे दिया ए बॉडी है, ये बी बॉडी है. इसका मास जो है ए बॉडी का मैंने मान लिया ए बॉडी का मास है, और बी जो है दूसरी बॉडी का मास mb हो गया. और देखो ये वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, और ये इनिशियल वेलोसिटी b से मूव कर रही है. इनिशियल वेलोसिटी को क्या से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो मैंने दिखाया तुम्हें, ये मैंने आप लोगों को बिफोर कोलिजन दिखाया. बिफोर कोलिजन
उनका टकराव नहीं हुआ है, उस ड्यूरेशन में मैंने आपको इन बॉडी की सिचुएशन दिखाई। देखो एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी वर्ड्स के अंदर काफी सारी चीजें लिखी है। मैंने बोला let us consider two bodies A and B having mass ma and mb are moving with initial velocity ua and up। दो बॉडीज है, एक का मास a है, ma है, दूसरी बॉडी का मास mb है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की मैंने लिख दी। अगर ये दोनों बॉडीज टकराएं, एक बॉडी आगे है, एक बॉडी पीछे है, तो टकराने के लिए क्या कंडीशन है कि जो पहले वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए दूसरे वाले से। अगर दूसरे की ज्यादा हुई तो वो तो कंटिन्यूअस को छोड़ के आगे चली जाएगी, उनका कभी भी कोलिजन नहीं होगा। अगर मैं बोलूं इफ ua जो इनिशियल बॉडी की अगर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है b से, तो क्या होगा उस ड्यूरेशन में इन दोनों बॉडीज के अंदर, देखो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होगी, कोलाइड होगी। ये क्या थी ma, इसका मास क्या था ma, इसका मास क्या था mb। अब देखो इस बॉडी ने, पहले वाली बॉडी ने दूसरी वाली बॉडी के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स को मैंने क्या लिख दिया FAB। दूसरी वाली बॉडी ने पहली वाली बॉडी के ऊपर क्या लगाया, इसने भी फोर्स लगाया, उस फोर्स को मैंने क्या लिख दिया FBA। एक हो गया एक्शन और एक हो गया रिएक्शन। ये जो ड्यूरेशन दिखाई है मैंने ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। अब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कुछ टाइम इंटरवल तक एक दूसरे के साथ क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। कह रहा है ऑब्जेक्ट ए कोलाइड विद ऑब्जेक्ट बी एंड आफ्टर टाइम t, कुछ सेकंड के बाद दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी, और दोनों बॉडीज अलग अलग वेलोसिटी से क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। जैसे ये बॉडी A थी, इसका मास, A बॉडी का मास क्या था, ma था, बट टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, va होगी, और जो बॉडी B थी उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आप लोगों के पास, vb। क्योंकि ये u तो इनिशियल वेलोसिटी थी और v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये जो डाटा दिखाया मैंने ये आफ्टर कोलिजन दिखाया है, आफ्टर कोलिजन। तो ये डाटा है। अब मैं इस डाटा को यूज करके मैं पूरी एक्सप्लेनेशन निकालता हूं कि कैसे हम इसको पूरे डाटा को एक्सप्लेन करेंगे दोनों बॉडीज के अंदर अगर देखा जाए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके सिचुएशन निकालते हैं। देखो पहले हम क्या निकालते हैं, दोनों मोमेंटम निकालते हैं। हम केस पहले बॉडी ए के लिए निकालते हैं। देखो केस फर्स्ट क्या लिखते हैं, बॉडी फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए बॉडी के लिए डाटा निकालते हैं। सबसे पहले बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकालते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का मास ma, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, मास का और वेलोसिटी का, तो ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम आ गया ma ua। फाइनल, अब फाइनल मोमेंटम क्या आ गया बॉडी का, देखो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना आ गया ma va। ठीक है, ये जो फाइनल मोमेंटम आया ए का और वो बी के आफ्टर और बिफोर जो दोनों केस के अंदर आया, तो हमारे पास मोमेंटम में कितना चेंजमेंट आया ए बॉडी का, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। उसके फाइनल मोमेंटम में से बॉडी ए का जो फाइनल मोमेंटम है उस फाइनल मोमेंटम से हम उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देते हैं। तो कितना आया चेंज, कितना आया बॉडी के फाइनल मोमेंटम में, चेंज ये आ गया, फाइनल कितना था, ये वाला फाइनल था ma va, उसमें से क्या माइनस कर दिया, इनिशियल माइनस कर दिया। ये तो हमारे पास आ गया चेंज ए के अंदर। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उस रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ऑफ बॉडी ए कितना आया, ए का ma va माइनस mb और ua, सॉरी ma
ए है ना, ए के लिए निकाले और उसको किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। ये बॉडी ए का जो चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया किसका, बॉडी ए का आ गया। ठीक है, अब ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाया। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहें, क्योंकि ए बॉडी है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, फोर्स एक्सर्टेड। अब हम लोग ए का बी पे निकाले और बी का ए पे निकाले, क्योंकि ए पे तो जब बॉडी ए है जो टकरा रही है किसके साथ, बी के साथ टकरा रही है, तो बॉडी जो है कितना फोर्स लगाएगी यहाँ पे हम लोगों के पास जो है ना, क्योंकि एक फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, ए ने बॉडी बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया और बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो दोनों चीजें निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी। तो ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया भाई, एफ ए बी इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो जितना ए के मोमेंटम में चेंजमेंट आया, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया वो किसके बराबर आ गया, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए के बराबर आ गया, वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, जो ए बॉडी के लिए लगाया है हम लोगों ने। ए बॉडी ने किसके ऊपर फोर्स लगाया है, बी बॉडी के ऊपर। सिमिलरली अब हम बी के लिए डाटा निकालते हैं, बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो हम पहले निकालते हैं केस फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी। बी बॉडी के लिए हम डाटा निकालते हैं, तो बी बॉडी के लिए डाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी बॉडी का हम लोग किसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल मास, इसका मास और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास आ गया mb और ub। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, एक बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी, mb vb। कितना चेंजमेंट हुआ वो चेंज निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ऑफ बॉडी बी, ए ने बी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया क्योंकि ये फाइनल था और फाइनल में से क्या कर दिया, इनिशियल माइनस कर दिया। अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए v का, उसके मोमेंटम को किससे डिवाइड कर दिया जाए, टाइम से, mb vb माइनस mb ub अपॉन किससे डिवाइड कर दिया जाए, t से। अब एक चीज देखो, ए बॉडी ने तो बी पे फोर्स लगाया, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बी बॉडी भी किसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ए के ऊपर। तो क्या निकालेंगे, फोर्स exerted exerted by body B on A। बॉडी बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो फोर्स निकालते हैं हम लोग। देखो उस फोर्स को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां लिखते हैं, बचा हुआ पोर्शन जो है वो यहां से शुरुआत करते हैं। अब बी बॉडी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो चीज निकालते हैं। तो देखो बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर आ गया, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो निकाल लिया हम लोगों ने, और फोर्स निकालना है तो इसको बी के फोर्स को ए को कितना रख देंगे, mb vb माइनस mb और ub और अपॉन क्या रख देंगे, टाइम। अब हमारे पास ए ने जितना बी के ऊपर फोर्स आया
और बी ने ए के ऊपर जितना फोर्स निकाला, ये तो फोर्स निकल गया ए का बी के ऊपर, और ये फोर्स निकल गया बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी उतना ही सेम फोर्स बी बॉडी भी क्या लगाएगी ए के ऊपर। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन होता है, बट वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ फोर्स ए का बी के ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 में तो ए का बी के ऊपर निकाला हुआ है, और इक्वेशन नंबर 2 में बी का ए के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है। तो क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाए, तो 3 नंबर इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। तो 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ए इसकी कितनी आई वैल्यू, इसकी जगह ये रख दो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल बाहर रख लो, इसकी वैल्यू कितनी आई है ये रख दो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। देखो दोनों तरफ से बेटा t से t क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, t से t कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास एम ए वी ए, ये देखो इसके नीचे का जो पोर्शन है ये t इधर से और ये इधर से t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस का एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। अब इस माइनस को हटा दो, माइनस की वैल्यू अगर हटाना चाहें तो हम लोग यहां से माइनस की वैल्यू हटा देते हैं, ये माइनस हटाते हैं, खोलने के बाद क्या बच गया हमारे पास एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये माइनस का करें तो माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो एम बी यू बी। अब बेटा यू यू एक तरफ कर दे, वी वी, देखो ये वी इधर माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा तो कैसा बन जाएगा, प्लस का, और ये ए इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो हम लोग देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे एम ए वी ए, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस का हो गया एम बी वी बी, ठीक है। और दूसरी बात करें, इसको जब माइनस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, ये माइनस का था दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो गया प्लस एम बी यू बी। अब लेफ्ट साइड को राइट और राइट साइड को लेफ्ट रख सकते हैं, तो देखो लेफ्ट को राइट, x इज इक्वल टू वाई तो y इज इक्वल टू x, तो हमारे पास क्या आ गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए इज प्लस एम बी वी बी। ये जो डेरिवेशन आ गया देखो यहाँ पे, इनिशियल दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम किसके बराबर आ गया, दोनों बॉडीज के फाइनल मोमेंटम के सम आ गया, सम के इक्वल आ गया, यानी कि लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम इनिशियल केस के अंदर जितना था उतना ही किसके अंदर रहेगा, फाइनल के अंदर रहेगा। और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। इतना आसान डेरिवेशन नहीं है, एक बार दोबारा से देखते हैं, जब तक आप 2-3 बार इसको लिख के नहीं देखोगे तब तक ये नहीं आने वाला। मैं बता देता हूं, पहले समझते हैं दोबारा से। देखो हम यहां से शुरुआत कर रहे थे, हमने 2 बॉडीज मानी, एक बॉडी ए मान ली, एक बॉडी बी मान ली, इसका मास एम ए मान लिया, इसका मास एम बी मान लिया, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मान ली, एक की इनिशियल वेलोसिटी यू ए मान ली, एक की इनिशियल वेलोसिटी यू बी मान ली। इज दैट क्लियर? जब अगर ये दोनों बॉडीज टकराएं, टकराने के लिए क्या कंडीशन है कि पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए दूसरे आगे वाले की कंपैरिजन में, तो ये UA है, ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, UB के कंपैरिजन में। तब अगर ज्यादा होगी
तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी और उनका जो कोलिजन होगा वो कोलिजन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। तो ए तो बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो हो गया एक्शन, और बी उतना ही सेम फोर्स ए के ऊपर लगाएगी, वो क्या हो गया रिएक्शन। देखो तो ये फोर्स एफ ने ए ने बी के ऊपर लगाया, ये तो क्या हो गया हमारा एक्शन हो गया, और बी ने जितना ए के ऊपर लगाया जिसको हम लोगों ने क्या बोला रिएक्शन के अंदर। ये बॉडी की कंडीशन मैंने ड्यूरिंग कोलिजन के दिखाया, और ये थोड़ी ये कोलिजन के दौरान वो चिपकी रहेंगी, कुछ टाइम के बाद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वो अलग हो जाएंगे। मास कभी चेंज नहीं होना है, जितना ए का था उतना ही ए का रहेगा, जितना था बी का उतना ही, बट दोनों की वेलोसिटीज में चेंजमेंट आ जाएगा। ए की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मान, इनिशियल की बजाय हम फाइनल मान लेते हैं वीए, और बी की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वीबी। तो हम लोग दोनों केसेस के अंदर क्या करते हैं, पहले ए बॉडी के लिए डाटा निकालते हैं, सारा कंक्लूजन ए बॉडी का निकालते हैं। देखो फॉर बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम मान लिया, ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो उसका मास क्या था ma, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ua। अब वो फाइनल मोमेंटम, अब बॉडी ए का फाइनल कहां पे पहुंच गया, ये वाला फाइनल पहुंच गया फाइनल कंडीशन में, तो उस यहां उसका मास कितना है ma, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है va, तो मैंने उसका फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। क्लियर। फिर हम लोगों ने चेंजमेंट निकाला, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देते हैं, तो ये इसका फाइनल मोमेंटम था ये वाला, इस मोमेंटम में से और ये वाला मोमेंटम मैंने माइनस कर दिया, तो ma फाइनल था और ma इनिशियल था फाइनल मोमेंटम का। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, तो रेट का मतलब टाइम से रिलेटेड है, उस चेंज इन मोमेंटम को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ma माइनस ma अपॉन t, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, स्टेटमेंट में याद करो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब यहां देखो ए बॉडी ने किसके ऊपर लगाया है, फोर्स के ऊपर, तो मैंने फोर्स निकाल लिया, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी, ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाया उस फोर्स को क्या मान लेते हैं FAB, और वो किसके बराबर है, जितना बॉडी ए के मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंजमेंट आया है उसके बराबर मैंने रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ऐसे डाटा हम बी इक्वेशन के लिए, बी बॉडी के लिए निकालते हैं, बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये इसका इनिशियल मास और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, ये बॉडी का मास फाइनल और ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। फिर मैं चेंज निकालता हूं, फाइनल में से क्या माइनस कर दूं, इनिशियल माइनस कर दूं। फिर मैं चेंज के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालता हूं, इसका मतलब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं। अब बी का ए के ऊपर फोर्स निकालते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी और ए, बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया जिसको हम लोगों ने FBA माना, तो FBA बराबर किसके आ गया, जितना बॉडी बी के मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया उसके इक्वल रख दिया मैंने। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ए का बी के ऊपर फोर्स, एक इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बी का ए के ऊपर, यानी कि एक एक्शन आ गया तो एक क्या आ गया, रिएक्शन आ गया। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जितना बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगी उतना ही सेम फोर्स बी भी ए के ऊपर लगाएगी, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। अब देखो इक्वेशन 3 नंबर में, इसमें इक्वेशन 1 की, इसमें इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने ए की जगह क्या रख दिया, FAB की जगह ये रख दिया, और FBA की जगह माइनस का था माइनस बाहर ले लिया, और BA की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, दोनों तरफ से t क्या है, कॉमन आउट है, इधर भी t है इधर भी t है, दोनों t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, MAVA माइनस MAUA, इधर ये माइनस था, माइनस मैंने बाहर रखा तो एच लिख दिया। अब मैं माइनस के सिंबल को हटाता हूं, माइनस के सिंबल को हटाने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस का लगाते हैं, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये कैसा आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। अब देखो u वाले एक तरफ कर लेते हैं, v वाला सिस्टम एक तरफ कर लेते हैं, तो देखो यहाँ अगर ये u इधर भी है, ये v इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाने के लिए इसको तो यहाँ लाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। बट ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और दूसरा एच। अब लेफ्ट को साइड, क्योंकि इनिशियल पहले ले आते हैं और यहाँ ये क्या ले आते हैं, इनिशियल मोमेंटम का सम, दोनों बॉडीज के इनिशियल मोमेंटम का सम जो आ गया दैट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर आ जाए। अगर दोनों का वेक्टर सम, देखो ये ए का इनिशियल मोमेंटम है और ये बी का इनिशियल मोमेंटम है, और दोनों का सम किसके बराबर आ गया, ये ए का, आप लोगों के पास क्या है, v जो MB VB, तो आप लोगों के पास जो है, देखो
एक मिनट, MAVA जो इनिशियल मोमेंटम का जो सम है वो दोनों बॉडीज का, ये इनिशियल A और B का इनिशियल मोमेंटम का सम इज इक्वल टू A और बॉडी के फाइनल मोमेंटम के सम के इक्वल आ गया। तो समझ लो वेरीफाई हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरीफाई, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास डिस्कस, सिमिलर एप्लीकेशन है वैसे मैं बता देता हूँ रनिंग में। एक तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग वाला गन वाला जो एग्जांपल मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ में अप्लाई किया था, यहाँ मोमेंटम में भी वही सेम एग्जांपल आप लोगों के पास यूज होता है। उस केस के अंदर रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालती है। फ्लाइट और जेट रॉकेट जो जिनके अंदर फ्यूल के कारण जो होता है वो इनिशियल मोमेंटम का सम किसके इक्वल होता है, फाइनल। तो अभी तो प्लीज यही करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थैंक यू सो मच।